जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम का तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप प्रैक्टिस सेट 3 है और ये हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के तहत से चला रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 भी आएगा, तो हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि न्यूटन से पहले ही किसने बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो यह पहले जो बताया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो ब्रह्मगुप्त थे वो न्यूटन से पूर्व ही बता दिए थे कि जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। और जो ब्रह्मगुप्त है ये गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि 20 ओम प्रतिरोध वाले एक गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर के रेंज वाले एमीटर में रूपांतरित करना है। यदि 1 mA की धारा पूर्व पैमाने पर यहाँ पर विक्षेपण पैदा करती है तो उद्देश्य के लिए आवश्यक शंट है। क्या है आवश्यक शंट? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका 0.02 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है। देखिए यहाँ पर अचुंबकीय जो विद्युत है वो कौन सा है? तो निकेल, कोबाल्ट, जस्ता या फिर तांबा। तो अचुंबकीय हम लोग जब बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका जस्ता। ठीक, जस्ता जो होता है अचुंबकीय होता है। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ पर हाल ही में आपको मनाया जाएगा 5 सितंबर। तो वो किसके मतलब यहाँ पर जयंती पर मनाते हैं? तो यह मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर, आपको याद होगा। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो इंडियन फिलॉसफी है उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और एक है द हिंदू रिव्यू। ये दोनों जो पुस्तकें हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी? राजधानी नहीं है यहाँ पर, राजकीय भाषा पूछा गया कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल का राजकीय भाषा मलयालम है। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं तमिलनाडु की राजकीय भाषा के बारे में। तो तमिलनाडु का राजकीय भाषा तमिल है। और यहाँ पर हाँ तेलुगु है, और तेलुगु जो है आपका ये कहाँ का है? तो पांडिचेरी का है। ठीक, तेलुगु कहाँ का है? पांडिचेरी की मुख्य भाषा है तेलुगु। और यहाँ पर देखिए आप एक कन्नड़ देख रहे हैं, तो ये कन्नड़ कर्नाटक की राजकीय भाषा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी का है, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। और अगला पॉइंट है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.0 यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से भेजी जाती है। बाहर जाने वाले विकिरण में ... होगा, यानी कि बाहर जाने वाले विकिरण में क्या होगा? तो बिल्कुल उसमें क्या होगा? उसमें होगा आपको केवल अल्फा, गामा और बीटा होगा। ठीक, यहाँ पर 2 होगा और गामा और बीटा 2 होगा, अल्फ़ा और ये अल्फ़ा नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र। यहाँ पर आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ पर देखिए एल्काइन है, अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है काइन लग गया, तो इसमें आपका -2 हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 13वें नंबर प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य। देखिए यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो सत्य कथन है कि कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो कुल होता है वह द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। ये जो कथन है यहाँ पर आपका सत्य है, यानी कि सही है। ठीक, चलिए 14 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है किसका संयोग है? यह शर्करा,
फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का ये तीनों का संयोग है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर 15 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्मा शोषी है। देखिए इसमें हम लोग से पूछा गया कि कौन सी जो अब यहाँ पर प्रतिक्रिया यानी कि कौन सा जो है इसमें ऊष्मा शोषी है। तो अब बिल्कुल इसमें आपको ऊष्मा शोषी बताना है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन 3 का, यानी कि Na2 + O2 = 2NO। ये जो है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तैरती चलती है इसलिए नाव कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग से जो प्रश्न है कि तैरती चलती है इसलिए नाव को ... कहते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति। देखिए यहाँ पर तैरती चलती है तो नाव को क्या कहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर तरनी है। तरनी यहाँ पर भी ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत किया गया है, और यहाँ पर तरुणी है और फिर यहाँ पर भी तरुणी है। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें जो आपका सही होगा तरनी, जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा। चलिए यह जो हिंदी का प्रश्न है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द ... कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो संज्ञा के विशेषता बताने वाला शब्द होता है आपका नाम विशेषण। क्या होता है, संज्ञा की विशेषता। यहाँ पर देखिए संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको नाम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ बच्चे सर्वनाम मारेंगे तो वह जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसको सर्वनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम की विशेषता पूछा जा रहा है तो यह नाम विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि उसने चित्र देखा यह वाक्य ... में है। देखिए यहाँ उसने चित्र देखा, यह वाक्य कैसा है, तो यह जो वाक्य है भूतकाल है। यह जो वाक्य है भूतकाल है। उसने चित्र देखा, ये बीत गया तो ये भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि आश्रा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। देखिए आश्रा शब्द का तत्सम शब्द हम लोग को लिखना है। पहला है आश्रय, दूसरा है आसार और तीसरे में असर और यहाँ पर आश्रित। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आश्रय हो जाएगा। ठीक, आश्रा का जो तत्सम शब्द होगा आश्रय। अगला पॉइंट 20 नंबर, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। यहाँ पर सही विन्यास यानी कि जो विद्यार्थी लिखा गया है, कौन सा विद्यार्थी आपको सही लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी का विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है तो दूसरे वस्तु पर जो होगा आवेश क्या होना चाहिए। पहला है निश्चित रूप से ऋणात्मक, दूसरा निश्चित रूप से धनात्मक, निश्चित रूप से शून्य, शायद धनात्मक या फिर ऋणात्मक या शून्य। क्या हो सकता है, तो इसमें आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट 22 नंबर हम लोग का है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसी ग्राफ से प्रश्न पूछा गया है कि यदि क्या होगा जब ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाएगा। पहला है प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा, दूसरा है प्रतिबिंब में ऊपरी भाग नहीं होगा, तीसरा है प्रतिबिंब का चमक घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा कि प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक को हाईलाइट करना है, सी को। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 23 नंबर है कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होती है। देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होती है, तो वह सामान्यतः ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में होती है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 24 नंबर प्रश्न, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है। 25 नंबर, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति है। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या है, तो वस्तु की जो गति है वह है नियत चाल से। ठीक,
अगला पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि संवेग माप है। देखिए यहाँ पर संवेग जो माप है वो क्या है, तो संवेग माप आपका हो जाएगा गति के परिमाण का। ठीक, संवेग जो माप है ये गति के परिमाण का माप है। अगला पॉइंट 27 नंबर जो प्रश्न है, 600 जूल की गतिज ऊर्जा से क्षैतिज के समांतर दिशा में गतिमान वस्तु P से Q, यहाँ पर जब पी क्यू की दूरी 3 मीटर दिया गया है, चलने पर 100 N यानी कि 100 न्यूटन के निरंतर विरोधी बल का अनुभव कराती है, तो क्यू की ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर हम लोग से क्यू की ऊर्जा पूछा गया है कि क्यू की ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू का ऊर्जा 100 और गुना 3, यहाँ पर 100 गुना 3 यानी कि यहाँ पर 300 जूल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। देखिए यहाँ पर गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। ये जो स्थिति है कैसे, तो ये गुरुत्वाकर्षण की एक विशेष स्थिति है जो गुरुत्व कहलाती है। अगला पॉइंट है यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 किलोमीटर प्रति क्यू है, तो यानी कि क्यू यानी कि घन है, तो यह जल में डूब जाएगा, तैरेगा या फिर पूर्णतः डूबकर तैरेगा, जल से पूर्णतः बाहर रहकर तैरेगा। कौन सा इसमें सही होगा, तो बिल्कुल इसमें जो आपका सही होगा तैरेगा। ठीक, यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 किलोग्राम प्रति मीटर क्यू है, तो यह तैरेगा। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उस तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग संख्या। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है तो मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। और अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, यहाँ पर 41 नंबर से प्रश्न हम लोग का स्टार्ट होगा। प्रश्न है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाती है। यानी कि गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्मों का कथाएं संकलित है इसको क्या कहते हैं, तो जीवक, जातक या फिर विनय पीड़क, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका जातक हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो शामिल नहीं था वह तमिलनाडु शामिल नहीं था। अगला पॉइंट है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, वह था। यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था और वह था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला और उज्जैन दोनों का शासक बनाया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है और भी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का मैथ का ये प्रश्न है, तो यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, तो यानी कि वह जो भूभाग था वह फैला था कहाँ से कहाँ तक, वह भूभाग फैला था दिल्ली से आगरा तक। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, तो ये कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बस आपको 1526 याद रखना है, लेकिन आप लोग 121 अप्रैल भी याद कर सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ईस्वी है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर है 48 नंबर की उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ... की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। देखिए यहाँ पर जो उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन है ये किसके इर्द गिर्द विकसित हुआ, तो यह है राम और कृष्ण दोनों के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। यहाँ पर आपका ए और बी दोनों कर लीजिएगा, राइट आंसर डी। अगला पॉइंट देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था यह किसके द्वारा, यह लाला लाजपत राय ने किए थे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया। जल विद्युत कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम 1902 में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर एक कर लीजिएगा, शिव समुद्रम 1902 में स्थापित किया गया था।
चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न है कि भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर सीमेंट का जो सर्वप्रथम उत्पादन है ये जो आरंभ किया गया था यह मद्रास में आरंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मद्रास में कब किया गया था तो 1904 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास, यहाँ पर 53 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करें तो वह बुध हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है पृथ्वी की भूप्रपटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। जो पृथ्वी के भूप्रपटी भाग पर जो कठोर भाग होते हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न है 55 नंबर की भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डॉट 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 पर होता है। तो जो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है वो किस पर होता है, अधिक केंद्र पर। किस पर होता है, अधिक केंद्र पर जो होता है भूकंप का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है सुनामी सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। ये जो सुनामी की लहरें अधिक सक्रिय कहाँ पर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है अधिक, यानी कि ये क्या बोलते हैं अधिक सक्रिय रहती है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है कि भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। तो ये जो चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है तो छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में, उपयुक्त दोनों में से, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में होकर बिखरने लगती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है प्रश्न है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से जो चट्टानें अपघटित होती है वह लौह युक्त चट्टानें अपघटित होती है। अगला पॉइंट 59 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी दें कि यहाँ पर जो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी की हम लोग बात करें तो वह कौन सा है, वह हो जाएगा जैडान नदी की घाटी। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी कर लीजिए। जो जैडान नदी की घाटी है वह आपका सबसे, यानी कि यहाँ पर सबसे लंबी रिफ्ट घाटी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर जो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। यहाँ पर कौन से कथन जो है आपका सत्य है। पहला है राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता। दूसरा है राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तीसरा है कि विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला पॉइंट है जो चौथे नंबर की सांसद केवल, यहाँ पर केवल सांसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 2 और 4, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और दूसरा है जो केवल सांसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 62 नंबर जो प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी जो अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो संघ का प्रधान कार्यालय है, पहला जेनेवा, लंदन, दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर स्थित है, ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर आप लिख के लीजिए। अगला जो 64 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। ये तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भारत का संविधान है तो यह बनकर जो तैयार हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये 26 नवंबर 1949। ठीक, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। उसके जस्ट 2 महीने बाद ना जी, 2 महीने बाद इसको लागू कर दिया गया था। और यहाँ पर जो संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी कि संविधान लिखने का जो शुरू किया गया था, तो यह प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है कि
यहाँ पर 9 दिसंबर आपको 9 दिसंबर 1946, ठीक। ये जो इस समय यहाँ पर जो संविधान लिखने का शुरू किया गया था, यानी कि इसकी प्रथम बैठक की गई थी, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, ये किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के सांसद के पास और केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें भारत की सांसद के पास होगा, ठीक। चलिए अगला 67 नंबर जो प्रश्न है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। यह तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए, ठीक। जब भी कोई विद्युत सुचालक पदार्थ होगा तो तार में धारा प्रवाहित की जा सकती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न 68 नंबर की सूर्य की सतह का लगभग ताप, यानी कि सूर्य का सतह का टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि कितना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका जो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? वह होगा R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो R1 प्लस R2। चलिए अगला पॉइंट है कि यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया है। यहाँ पर जो लंबाई के तार दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है और प्रतिरोध K दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है K और प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा KL प्रति पाई R स्क्वायर। क्या होगा? KL प्रति पाई R स्क्वायर, राइट आंसर B हो जाएगा। अगला पॉइंट 71, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा? देखिए यहाँ पर भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, शक्ति, धर्म या फिर गति? तो बिल्कुल यहाँ पर जो परम है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर है जो पहली बार देश में बनाया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 1 लीटर ऑक्सीजन को एक वायुमंडलीय दाब पर और 2 लीटर नाइट्रोजन को 0.5 वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश कराया जाता है, तो कुल दाब होगा। इसमें कुल दाब पूछा जा रहा है, तो जो कुल दाब होगा वह 2.0 एंगस्ट्रॉम-स्फीयर होगा, ठीक। एस्ट्रॉम-स्फीयर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है, दूसरे तत्व N का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 है। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित अणुसूत्र हो सकता है वह M3N2 क्या हो सकता है? M3M2 हो सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 74वां प्रश्न है कि यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़ों की जल में तोला से अधिक होगा यहाँ पर कम। देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न है कि यदि कॉर्क और पत्थर दोनों के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में जब तौला जाए तो दोनों की सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़ों की जल में तोल से क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह कम होगा, ठीक। यानी कि पत्थर के टुकड़े से जो आपका कॉर्क का तौल है वो कम होगा, ये जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 75 नंबर जो प्रश्न है कि 1 डेकाग्राम द्रव्य जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है और ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 डेकाग्राम द्रव्य जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है से मिश्रित किया जाता है, मिश्रित द्रव्य का तापमान होगा। यहाँ पर मिश्रित
यहाँ पर मिश्रण, तो मिश्रित द्रव्य का ताप पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हिंदी का 76 नंबर है, कह रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखिए यहाँ पर जो बैठक शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। तो बैठक में जो अक प्रत्यय है, क्या है? बैठक में अक प्रत्यय है, जो प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, आपको याद रखना है। तो इसमें अक प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला 77 नंबर जो पॉइंट है प्रश्न की, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर जो ऋषि की गाय, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इस बहुत जो शब्द है इसको हाईलाइट किया गया है, यानी कि इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो ये जो बहुत, इस वाक्य में बहुत का प्रयोग किस प्रकार हुआ है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। तो यह जो बहुत का प्रयोग किया गया है, यह किया गया है परिमाण बोधक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न के 78 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करे उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। तो पहली जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाएगी? वह क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, यहाँ पर प्रश्न ऐसे है कि एक काम छोड़कर दूसरे काम में शुरू कर दिया गया, तो जो पहला वाला काम है उसको पूर्वकालिक क्रिया, और जो यहाँ पर जो वर्तमान में काम होगा तो वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। देखिए उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप अभिलाषा देख रहे हैं, ये उत्कंठित, यहाँ पर कैसा प्रश्न है? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छुक, ललित, उत्सुक, यहाँ पर अभिलाषा तो नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग का 80 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म नहीं है? देखिए यहाँ पर विलोम युग जो कौन सा नहीं है? सदाचारी का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी और समिष्ट का विष्ट। तो जो कौन सा इसमें नहीं है विलोम शब्द? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सदाचारी है, इसका दुराचारी विलोम नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि n प्रति 1000 NaOH बिलियन का pH मान क्या हो? 1 है, मान है यहाँ पर, तो मान है क्या होगा? तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा वह आपका 11 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बहुत शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मेढक है तो बहुत तेज, यानी कि गतिशील जो कीड़ा होता है उसको चपेट में अपना ले लेता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है, इसलिए जो है आपका वो जो गतिशील कीड़ा है उसको अपने चपेट में ले लेता है। यहाँ पर उसके जीभ की प्रक्रिया होती है, जो उसकी जीभ होती है वह गीली और चिपचिपी और सामने जुड़ी रहती है, और जो पीछे का भाग होता है वो स्वतंत्र रहता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 83 नंबर की अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन सी है? तो वह संरचना है लाइसोसोम। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का प्रश्न के पुष्प क्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होती है, तो वह क्या है? तो वह है हाइपेंथोडियम। क्या है वह? हाइपेंथोडियम। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए में पाई जाती है, तो डीएनए में पाई जाती है क्या? डीएनए में आपका राइट आंसर पाई जाती है पेंटोज शर्करा। डीएनए में क्या? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले श्रेणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, वह है क्या है वह? तो बिल्कुल वह है आपका टेस्टोस्टेरोन है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ पर आपका ऋतु के अनुसार प्रजनन वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक,
अगला प्रश्न है 89 नंबर की, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है। पहला स्थिर यौगिक कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर अमोनिया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन है, यहाँ पर इंसुलिन लिखकर डॉट 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 लिखा गया, तो इसमें क्या होगा? जो इंसुलिन है एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायक होता है। ठीक, हार्मोन इंसुलिन जो है एक हार्मोन है और जो शर्करा के उपापचय में सहायक होता है। अगला जो पॉइंट है कि लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं, यानी कि लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो जिसमें शैवाल और कवक होते हैं, यानी कि फंगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 93 नंबर है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है यह किस पर, यह जो आधारित है आपका यहाँ पर न्यास धारिता पर, किस पर? न्यास धारिता पर ये आधारित है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 95 नंबर जो प्रश्न है कि संघ केंद्र द्वारा वसूली किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसमें राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो नहीं सौंपा जा सकता है, यहाँ पर जो सेवा कर है वो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वह 3 था और जो आपका 4 है वो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।